2009 से मुसलसल जो है वो किसी न किसी तौर पर जो है हसीना वाजिद साहिबा थी और अपने वालिद साहब की तरह इन्होंने भी खासी एग्रेसिव मोड की थी। बोलने की भी आज़ादी थी, लिखने की भी आज़ादी थी। तालिब इल्म अगर कोई बाहर निकलते थे तो फिर एक तरीक़ाकार ये था कि अवामी लीग जो कि हसीना वाजिद की पार्टी थी वो उनको टारगेट करती थी और वो अपने मुखालफिन को जान से मार देते थे। प्लेटफार्म से हमने देखा कि तलबा यूनियंस ने बहुत अहम रोल प्ले किया है, चाहे उसमें बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, उन्होंने हर सफ़े अव्वल दस्ता बंद कर जो है कि इसमें अपना किरदार अदा किया है। और जब उन्होंने कोटा सिस्टम के हवाले से एहतजाज किया तो उस पर भी जब आपने उनको इस कदर दबा दिया कि मजबूरन फिर वो वन नकाती एजेंडे पर आ गए कि उन्होंने बोला कि हसीना हटाओ और मुल्क बचाओ। शेख मुजीबुर रहमान के जो मुजस्मे नस्ब किए गए थे उनको भी बड़ी बेदर्दी से उस पर भी बड़ा गुस्सा उतारा है अवाम ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाजरीन, पाकिस्तान के पड़ोस बांग्लादेश में ज़बरदस्त अवामी इनकलाब की सूरत में हसीना वाजिद की हुकूमत का धड़न तख्ता हो गया है और मजबूरन हसीना वाजिद को मुल्क से राय फरार इख्तियार करनी पड़ी है। इसी सिलसिले में आज आप बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट फ़ारूक समी साहब, जो कि तलबा तंजीमों समेत इंटरनेशनल लेवल के जो मामलात हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं। तो सबसे पहले तो फ़ारूक भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की जाए और हम आपको वेलकम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी मुनसिफ भाई। तो ये बताएं फ़ारूक साहब कि ये जो बांग्लादेश में अवामी इनकलाब बपा हुआ है उसके नतीजे में हुकूमत का ख़ात्मा भी हुआ है, एक जमूद तारी था तवील अरसे से, तो इस पर आप क्या कहते हैं और ख़ित्ते पर इसके असरात किस नज़र से देखते हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये ना दो बड़ी बातें आपने की ना, एक तो ख़ित्ते पर असरात और दूसरा ये जमूद की बात। 2009 से मुसलसल जो है वो किसी न किसी तौर पर जो है हसीना वाजिद साहिबा थी और अपने वालिद साहब की तरह इन्होंने भी खासी एग्रेसिव मोड की थी। तो उन्होंने तमाम अपोजिशन को और तमाम जितने भी लोग थे जो इनके ख़िलाफ़ थे, वो मुतदिल लोग जो इनके ख़िलाफ़ थे, उन्होंने उनको भी जेलों में डाल दिया। हत्ता कि उन लोगों को उन्होंने जेलों में डाल दिया जिन्होंने बांग्लादेश की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए वहाँ पे जो है वो स्मॉल बैंकिंग का तसव्वुर लेकर आए और उनको लेबर लॉज में डाल दिया 6 महीने के लिए, मतलब छोड़ा किसी को भी नहीं। हाल ये हुआ कि आखिरी जब इंतखाबात हुए तो बांग्लादेश की जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी तमाम जो है वो बाइकआउट पे चली गई, हत्ता कि किसी ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी फॉर्म जमा नहीं कराया। उसके साथ साथ जो बांग्लादेश का जो जुडिशल सिस्टम था उसके ऊपर भी खासी आवाज़ें थीं, जैसे कि आपने देखा कि जमात इस्लामी के लोगों को जो है सज़ाए मौत हुई। 1971 के वो केस जिन पे एक ट्रीटी के तहत, एक माहिदे के तहत जो है उनको आम माफ़ी दे दी गई थी, जी हाँ, उनको जो है आपने दोबारा से केसेस को ज़िंदा किया, उनको सज़ाएँ दी और इस हवाले से इल्ज़ाम आयद हुआ कि इसमें जो है वो भारत की इन्वॉल्वमेंट है और भारत उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कि भारत के साथ जो है वो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे काम करते हैं। यानी वो जिसे हम उर्फ़ आम में एक जो सहाफ़ी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं कि वो भारत नवाज़ नहीं है या उनका झुकाव भारत की तरफ नहीं है। तो उन्होंने उनको जिनका झुकाव चीन की तरफ था, यानी मैं बात कर रहा हूँ खालिदा ज़िया का, या खालिदा ज़िया के साथ जो गवर्नमेंट आती थी, बनाते थे जमात इस्लामी, जिनकी ज़रूरत पड़ती थी खालिदा ज़िया की गवर्नमेंट को, तो उनको जो है उन्होंने बिल्कुल डाल दिया जेलों के अंदर। ख़ुद खालिदा ज़िया जो कि प्राइम मिनिस्टर रही थी उनको 16 साल रखा गया जेल के अंदर और अब वो बाहर आई हैं। तो एक ऐसी सूरत हाल के अंदर थी। अच्छा, अब इसके अंदर आप कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकलता है ना, आप एहतजाज करते हैं तो आप पे दहशतगर्दी के चार्जेस लग जाते थे। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ लिखते थे तो आपको डिजिटल दहशतगर्दी के तहत बंद कर दिया जाता था। तो बोलने की भी आज़ादी थी, लिखने की भी आज़ादी थी। तालिब इल्म अगर कोई बाहर निकलते थे तो फिर एक तरीक़ाकार ये था कि अवामी लीग जो कि हसीना वाजिद की पार्टी थी वो उनको टारगेट करती थी और वो अपने मुखालफिन को जान से मार देते थे, जान से मार देते। तो ये वो वजह थी जो फिर वो फट पड़े ना। अच्छा, वजह तो कोटा सिस्टम था और जो आपने इंटरनेशनल की बात की, अफेयर्स की बात की, तो इंटरनेशनल में ये देखें ये भारत के लिए बड़ा धचका है, जिसकी वजह से भारत बार बार इसका इल्ज़ाम ISI पे या जमात इस्लामी पे आयद कर रहा है कि जमात इस्लामी ने माजी में ISI को या फ़ौज को या रियासत पाकिस्तान को सपोर्ट किया था जी। तो इस वजह से वो इसमें भारत चाह रहा है, क्योंकि भारत की सफारती महाज से बड़ी शिकस्त हुई है। ये भारत के जितने भी रीजन के ममालिक हैं, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वो भी भारत से नाखुश हैं। अगर हम बात करें मालदीव की तो वो भी नाराज़ हैं उनसे, उनके भी फ़ौजी वहाँ से निकल गए। अगर हम बात करें, अब ये बांग्लादेश आखिरी बचा था जिसके अंदर भी मसाइल हो गए। श्रीलंका से अलहदा हैं, चीन से अलहदा मसाइल हैं और पाकिस्तान से तो मसाइल शुरू से ही हैं।
तो ये भारत की एक सिफारती वहाँ से बड़ी शिकस्त हुई है। और उसके साथ साथ जो जैसे मैंने बोला जो इनकलाब की वजह थी वो ये थी कि आपने सबको दबा दिया था, किसी के पास कोई रास्ता ही नहीं था कि वो रोडों पर आएँ। और जब उन्होंने कोटा सिस्टम के हवाले से एहतजाज किया तो उस पर भी जब आपने उनको इस कदर दबा दिया कि मजबूरन फिर वो वन नकाती एजेंडे पर आ गए कि उन्होंने बोला कि हसीना हटाओ और मुल्क बचाओ। अच्छा, ये जो हमने देखा कि इसमें यूथ का एक बहुत बड़ा किरदार है, ख़ास तौर पर तलबा यूनियंस के प्लेटफार्म से हमने देखा कि तलबा यूनियंस ने बहुत अहम रोल प्ले किया है, चाहे उसमें बॉयज़ हों या गर्ल्स हों। उन्होंने हर सफ़े अव्वल दस्ता बनकर जो है कि इस पर अपना किरदार अदा किया है। और कल की जो बात है उन्होंने अपने आर्मी चीफ़ को भी एक शटअप कॉल दी कि आप ज़्यादा जो है कि आगे मत आएँ, अपनी बैरकों में जाएँ, हुकूमत की तश्कील या हुकूमत की जो भी मामलात होंगे वो हम देखेंगे। और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी यूथ एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, ना सिर्फ बल्कि वो एक चेंज भी लाना चाहते हैं, इसकी भी ख्वाह हैं। और वैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश या पड़ोस की जितनी ममालिक हैं उनसे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से मिलते जुलते हैं, मुमासलत पाई जाती है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत हो, भारत भी एक अच्छी इकनॉमी बनने जा रहा है, माशी तौर पर मजबूत हो गया है। बांग्लादेश की माशी जो तरक्की का इंडेक्स था वो हमसे बहुत ज़्यादा था और भारत से भी ज़्यादा था। जी हाँ। लेकिन इसके बावजूद जो मसाइल थे ना, जो यूथ के मसाइल हैं वो वहाँ पे भी थे। बांग्लादेश का इस वक्त का जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि वहाँ पर नौकरियों की कमी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी। और जो बांग्लादेश के लोग थे वो ये कह रहे थे कि इस पूरे अरसे में जो कि अवामी लीग का अरसा था या जिसमें हसीना वाजिद थी, तो उसके अंदर ये जो कोटा था जो कि मुफ्ती बहानी के लोगों को मिला था, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ा था या उन्होंने इंडिया के साथ मिल के पाकिस्तान की फ़ौजियों से लड़ाई लड़ी थी, उनको साथ मिल के उनको बताया था कि किस तरह किस इलाके में जाना है, क्योंकि इंडियन तो बाहर के फ़ौजी थे। तो उनके लिए था, पहले वो सिर्फ मुफ्ती बहानी के लोगों के लिए था, फिर वो उनके ख़ानदान वालों के लिए हुआ, और फिर मतलब ख़ानदान में ब्लड रिलेशन के लिए हुआ कि भाई ये इनके वालिदैन हैं या ये उनके भाई हैं, ये बहन हैं, उनके लिए था। अब उसके बाद उन्होंने उनके ख़ानदानों के लिए कर दिया कि जनाब ये होगा, और वो कोटा पहुँचते पहुँचते 30% हो गया। सरकारी नौकरियाँ जिस तरह पाकिस्तान या भारत के अंदर बड़ी पुरकशिश तस्वुर की जाती हैं और उनकी तनख्वाहें अच्छी होती हैं, इसी तरह मरात होती हैं, उसके बाद पेंशन होती है, इसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी सरकारी नौकरियों को बहुत अच्छा समझा आता है। अच्छा। और बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस पर यह आवाज़ उठाई कि अगर 30% कोटा आप ऐसे दे देंगे तो फिर बचेगा क्या। अच्छा, जब हुकूमत ने एक पॉलिसी के तहत उसको वापस लिया और हाई कोर्ट भेज दिया, हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फैसला दे दिया और दोबारा 30% कोटा की तो सिस्टम की बहाली हुई, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वो वापस हो गया। लेकिन इस दौरान जो ये कोटे का मामला था, क्योंकि बुनियादी तौर पे मसला था अनएम्प्लॉयमेंट का, रोज़गार नहीं था, लोग उस पर बाहर निकले थे, माशी हालात भले अच्छे हों, लोगों का ये कहना था कि सिर्फ ये जो माशी हालात बांग्लादेश के अच्छे हो रहे हैं इससे अवामी लीग, उनके सपोर्टर और उनके वोटर को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा। एक आम शहरी को, एक नान बाई को, एक मज़दूर को, एक जो बच्चा गांव से निकल के पढ़ के बाहर आता है, यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है, उसको नहीं है। और वहाँ की किस्मत अच्छी थी वहाँ की बांग्लादेश की कि वहाँ पे तलबा यूनियन है। पाकिस्तान में तलबा यूनियन बैंड है, वहाँ पे तलबा यूनियन है और बहुत एग्रेसिवली काम करती हैं। और चाहे वो पाकिस्तान में जब वो थे ईस्ट पाकिस्तान कैसा, उस पर भी उन्होंने बहुत काम किया। मतलब क़ायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने जब बंगला दमान की बात की कि उसकी जगह उर्दू होगी, तो उस पर भी उन्होंने रिएक्शन दिया था। मतलब वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। अभी आपने जैसे बताया फ़ौज के हवाले से, आपने क्या, तो फ़ौज ने बोला कि जी तालिब इल्म अब तालीमी इदारों में चले जाएँ, हम आ गए, हम सेट कर देंगे। तो तालिब इल्मों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला जब तालिब इल्म तालीमी इदारों में जा सकते हैं तो फ़ौज भी बैरकों में जा सकती है। आप बैरकों में जाएँ, हम नाम तजवीज़ करेंगे और पॉलिटिकल क़यादत नाम तजवीज़ करेगी, आपका कोई काम नहीं है। तो वो जो एक तसव्वुर आ रहा था कि फ़ौज आ जाएगी और फ़ौज बैठ जाएगी, उस पूरे तसव्वुर को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो आपने बोला शटअप कॉल दे दी जी। और इसी तरह अगर पाकिस्तान में अब निकलेंगे तो पाकिस्तान में इससे कहीं ज़्यादा भयानक होगा जो आप कह रहे हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को बोलने की आज़ादी तो नहीं है उस तरह, या फिर भी कुछ बोल लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तलबा यूनियन नहीं है, पाकिस्तान में एक ऐसी लीडरशिप अभी तक नहीं है जो कि कमांड करें। तो फिर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था जिसने सब पूरे जो सिस्टम है उसको तबाह कर दिया था, सिस्टम से में मौजूद हर शख्स को मार दिया था। तो अगर पाकिस्तान में अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई बड़ा वो हुआ, लोग बाहर निकले, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ। तो फिर सिस्टम था ना, बिल्कुल पाकिस्तान में फ्रेंच रेवोल्यूशन की तर्ज का होगा, बिल्कुल ख़त्ल गारत वो करी होगी, सिस्टम से जुड़े हर फर्द को मार दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लीडरशिप नहीं है ना। आपने जो स्टूडेंट लीडरशिप थी उसको तो ख़त्म कर दिया, जो लीडर्स हैं वो
सारे वो सिस्टम का हिस्सा बन गए। जैसे अब IPPs की मिसाल ले लें, उसमें पीपल्स पार्टी भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, यानी पीपल्स पार्टी ने उसको शुरू किया IPPs को। नवाज शरीफ साहब के बेटे के शहबाज शरीफ साहब के बेटे पे, यानी करंट प्राइम मिनिस्टर के बेटे पे इल्ज़ाम आता है कि वो भी IPPs में से पैसे लेते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से पाकिस्तान में तो बहुत ही जो भी होगा बहुत ख़तरनाक होगा अगर ऐसा कुछ हुआ। अल्लाह अल्लाह करे कि वो दिन आए कि इतने ख़तरनाक मामलात हैं, लेकिन उससे पहले ही हमारे लोगों को चाहिए, मुक़्तदर हलकों को चाहिए कि मामलात को कंट्रोल करें। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे फारूक साहब के ये जो बांग्लादेश के अंदर हमने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान के जो मुजस्मे नस्ब किए गए थे उनको भी बड़ी बेदर्दी से, उस पर भी बड़ा गुस्सा उतारा है अवाम ने। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि वो तो एक सिम्बॉलिक थे उनके लिए कि हसीना वाजिद की जो पॉलिसियाँ थी उससे इतने लोग मुतनफ़िर हो गए कि उनके वालिद साहब को भी नहीं छोड़ा मुजस्मा। देखिए इसमें ना तारीख़ी हक़ाइक़ हैं कुछ। मसला ये है कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, उसकी वजह हरगिज़ ये नहीं थी कि वो उनको पाकिस्तान से कोई मसला था। उनको मसला ये था कि हमें एहसास महरूमी है, और जो वेस्ट पाकिस्तान है, और वो भी इल्ज़ाम आयद करते थे कि जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, वो याह्या खान को बोलते थे, वो शेख मुजीब की जितनी स्टेटमेंट आप पॉलिटिकल उठा लेंगे, आप चाहे कोई सी भी उठा लें और किसी भी वक्त की उठा लें, उसमें उन्होंने कहीं वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को नहीं कहा, यानी यहाँ की जो इस वक्त के पाकिस्तान है इसकी आवाम को उन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उन्होंने इनके ऊपर कभी इल्ज़ाम नहीं किया। उन्होंने कहा कि याह्या खान, नाम लेके कहते थे शेख मुजीब, याह्या खान, अयूब खान, ये उन्होंने नाम लेके कहा कि इन्होंने जो है वो हमें इस नहज पे ला दिया, हम उनके भाई हैं, हम भी भाई हैं और आप भी भाई हैं, आप हम पे ऑपरेशन नहीं करो। जो आखिरी जो उनकी स्पीच थी जिसमें वो बहुत एग्रेसिव थे, उसमें भी उन्होंने याह्या खान को बोला कि आप हम पे ऑपरेशन नहीं करो क्योंकि हम आपके भाई हैं, हम और आप जुदा नहीं हैं, तो आप ऑपरेशन करोगे तो फिर इसके नतीजे में ये साथ नहीं चल सकेंगे। और उसके बाद उन्होंने बोला हम आपके साथ चल नहीं सकते हैं, इसलिए वो अलहदा हुए। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम अलहदा हो जाएंगे तो हम माशी तौर पे मजबूत हो जाएंगे। लेकिन 1971 से 1975 तक आ गया, 2-3 साल बीच में गुजर गए और मुल्क के माशी हालात बेहतर नहीं हुए। तो फौज में से ही जूनियर ने, फौज के सीनियर कमांड ने नहीं, फौज की जूनियर कमांड ने बगावत कर दी। और शेख मुजीब को इस हद तक अंदाजा नहीं था कि शेख मुजीब ने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बांग्लादेश के थे उसको फ़ोन किया, उससे बोला यार ये हो रहा है। उसने बोला सर आप चलें बाहर निकलें, देखते हैं, आप भी बाहर निकलें वहाँ से, अच्छा, अपने घर से, और हम उस सूरत हाल को देखते हैं। लेकिन जो शेख मुजीब थे उनको मोहलत ही नहीं मिली, वो अंदर दाखिल हो चुके थे और उन्होंने सबको मार दिया, उनके बेटे को, शेख मुजीब के, और उनके जितने भी थे। सिर्फ ये 2 बहनें बच गई थी, रेहाना और हसीना, और ये उस वक्त मुल्क से बाहर थी। तो बुनियादी तौर पे वो जो बाबाए कौम हम बोलते हैं ना, क़ायदत मोहम्मद अली जिन्ना बाबाए कौम, या हम लीडर्स की बात करते हैं, तो वो वाला तो तसव्वुर था शेख मुजीब को, हुआ नहीं था उस वक्त, डेवलप नहीं हुआ था, वो डेवलप नहीं हुआ था। उसको डेवलप करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जिस वक्त ये जमात इस्लामी या इस्लामी छात्र शब्बर या मुख्तलिफ जमातों पे जो इल्ज़ाम लगता है कि ये बांग्लादेश के हक़ में नहीं थे, तो इसीलिए लगता है ना कि वो उस वक्त भी पाकिस्तान के लिए फ़िज़ा मौजूद थी, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ लोग मौजूद थे। और यही वाला मामला जो कहते हैं हम, जिसे कहते हैं ना एक ज़बान होकर कायद मानना, वो मुजीब साहब को उस वक्त भी नहीं माना जाता था। फिर बहुत अरसे तक मुजीब साहब की पार्टी हारती रही। शेख हसीना वाजिद उनकी बेटी थी, उनकी लेगेसी को लेकर चलने का दावा करती थी, वो हारती नहीं। जब ये शेख हसीना वाजिद का ये पूरा टेन्योर आया ना बहुत, जिसमें इन्होंने सबको उड़ा के रख दिया भारत की सपोर्ट से, तो इस पूरे दौर के अंदर उन्होंने ये शेख मुजीब को क्रिएट किया, उन्होंने ये जो मुक्ति बहानी को दोबारा क्रिएट किया अपनी जो है वो आमराना हुकूमत को कायम करने के लिए। मतलब ये तसव्वुर तो आपने कभी भी किसी जमहूरियत मुल्क में नहीं होता ना, कि आप अगर अवाम बाहर निकली है, अपोजिशन एहतजाज करिए, अवाम भी हटा दें, आप अपोजिशन निकली है तो उसके जवाब में हुक्मरान पार्टी अपने कारकुनों को उतार दें, असला देखें। बांग्लादेश में ये होता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक वक्त में अवाम इतनी भिपर गई कि फिर वो अवामी लीग के कंट्रोल में नहीं रहा। आज ये हाल है कि अवामी लीग या हसीना वाजिद की हिमायत करने वाले क्रिकेटर्स के घरों को भी जलाया गया है, तो मुशफ़िकुर रहीम के घर को जलाया गया है, और जो उनके MP जो वहाँ से मुंतखब होते हैं रुकन असम्बली, उनको उनके घर को जलाया गया है। लोग भागे में जिन्होंने क्रिकेटर्स ने हिमायत की थी, क्रिकेटर्स वहाँ पे, जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेटर्स की बड़ी रिस्पेक्ट है, वहाँ पे इससे कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो ज़्यादा बहुत ज़रूरी है इस मामले में। और ये बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, ये इंडिया की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट है उसके खात्मे में जमात इस्लामी ने अपना किरदार अदा किया है, जमात इस्लामी का सहारा किया जा रहा है, इसकी सारी मनसूबाबंदी है। क्या वाकई ऐसी है? 100% जमात इस्लामी ने काम किया ये? देखिए 100% तो जमात इस्लामी कहीं पे भी नहीं है। मतलब जमात इस्लामी वहाँ पे नहीं, बांग्लादेश के अंदर 100% इस पूरे इनकलाब के अंदर ये एक अवामी इनकलाब था। 90 साल के किसी भी मुल्क में ना, अगर आप हमारा कितना ही कोई पाकिस्तान के अंदर आप कभी किसी 90 साल के कैदी को, सियासी कैदी को फांसी देंगे,
तो अवामी जज्बात उसके हक में होंगे। मतलब एक बिल्कुल पूरे इंडो पाक या पूरे जनूबी एशिया का के माजी में उनको हो चुका है, माफ़ी हो चुकी है। अच्छा, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी आ चुका है केस, कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस मामले में थे ही नहीं, वो उस वक्त सहाफ़ी थे, उनको सज़ा दे दी गई और फिर उन्होंने यूके गवर्नमेंट से रुजू किया। वो यूके के रेजिडेंट थे उस वक्त, रिहायशी थे और यूके की नेशनलिटी थी। उन्होंने वहाँ से रब्ता किया, वहाँ अपना केस लड़ा और वो साबित हुआ कि जो ICT जो उनकी जो कोर्टें थी इस हवाले से उन्होंने गलत फैसला दिया था, ये साबित हुआ। तो उनकी जो कोर्ट जस्टिस सिस्टम है, इसको अमेरिका ने भी और यूके ने भी और इसी तरह जो हमारे जस्टिस सिस्टम होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उस पर भी सवालात उठते रहे थे। तो बुनियादी तौर पे ये उन्होंने बहुत टारगेट किया जमात इस्लामी को। और आप पाकिस्तान में देख लें, इंडिया के अंदर देख लें, आप लबनान में चले जाएं, आप मराकश में चले जाएं, आपको जमात इस्लामी कहीं पे भी मिलेगी ना, तो उसका स्ट्रक्चर बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। वो नज़रियाती तौर पे बहुत उसके कारकुन साउंड होंगे। तो उनके नज़रियाती कारकुन बहुत साउंड थे, वो अपने साथ थे। और जमात इस्लामी वहाँ पर बांग्लादेश में एक ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। खालिदा जिया भी जो गवर्नमेंट बनाती नहीं है ना, और ख़ुद हसीना वाजिद की एक गवर्नमेंट ऐसी रही है जिसके अंदर उनको जमात इस्लामी की सपोर्ट थी और जमात इस्लामी गवर्नमेंट में मतलब उनको वजारत भी थी उनके पास। तो जमात इस्लामी को मिलाए बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बनती थी। तो और जमात इस्लामी के लोग फ़ौज के अंदर थे, मतलब उन्होंने फ़ौज के अंदर बाकायदा एक ऑपरेशन करके जमात इस्लामी के जितने ब्रिगेडियर जनरल थे या मेजर जनरल थे उस वक्त के, उन सबको उन्होंने नज़रबंद करके रखा हुआ था, जिनको अभी उन्होंने रहा किया है और कई रहा हुए हैं उसके अंदर, क्योंकि तारीख़ हयाती खदी उन्होंने सियासी खदी रखी है। तो जमात इस्लामी की हकीकत थी इस्लामी छात्रों शब्बर, जिस तरह यहाँ पे इस्लामी जमीयत तलबा आपको पूरे पाकिस्तान में मिलती है, इसी तरह इस्लामी छात्रों शब्बर आपको हर जगह मिलेगी और बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगी। चटागांग और ढाका में कई जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ इस्लामी छात्रों शब्बर ही मिलेगी आपको और कोई नहीं मिलेगी। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग थे और उनके उस स्ट्रक्चर का इस पूरी मूवमेंट में फ़ायदा हुआ। उनके इस स्ट्रक्चर का जो है वो इस पूरी तलबा तंजीमों ने फ़ायदा उठाया। इस वजह से उनको एक मुमताज़ मुकाम मिल गया और उस वजह से ये क्रेडिट जाने लगा कि वो हैं। लेकिन ये बिल्कुल खालिसतन अवामी इनकलाब था, जिसके अंदर उनके जुल्म के खिलाफ, ये बुनियादी तौर पे जुल्म के खिलाफ था। माशी तौर पे वो अब भी हमसे बहुत अच्छे हैं। उस जुल्म के खिलाफ वो नान भाई भी बाहर निकला, जिसको लगता था कि मुझे दबाया गया है। वो डिजिटल एक्टिविस्ट भी बाहर निकला, सोशल मीडिया पे काम करने वाला। उसके अंदर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम करने वाला शख्स भी निकला। वो झाड़ू देने वाली मासी भी निकली। उसके साथ साथ पुलिस एहलकार भी निकले कि हमसे इन्होंने गोलियाँ चलवा दी और आवाम हमको मार रही है। और माशरे का हर तबका शरीक हुआ। और ये वजह है कि आज हसीना वाजिद साहिबा को ना सिर्फ इंडिया में भागना पड़ा, और बल्कि कहा जाता है कि इंडिया का ही एक जो है हेलीकॉप्टर था जो आया और वो लेकर गया उनको। और इंडिया भी उनको रखने से डर रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट बनेगी उसमें उनको किस तरह इंडिया रखने से डर रहा है। अमेरिका और लंदन या अमेरिका और बरतानिया पहले ही मना कर चुके हैं कि जनाब आप हमारे पास ना आए। अमेरिका ने तो मेरे ख्याल से वीज़ा भी मनसूख कर दिया, कैंसिल कर दिया था। तो आप ये बताएं कि जो बांग्लादेश के जो आखिरी सवाल मेरा आपसे है, बांग्लादेश के मुस्तकबिल का तयन करने में क्या वाकई अवाम हकीकी मानों में सामने आएंगे या पीछे कोई जो है कि मख्फी कुव्वतें होंगी या जो है कि इस्टेब्लिशमेंट होगी या वहाँ की आर्मी है जिस तरह से कोशिश कर रही है कि मामलात को जो है कि अपने हाथ में ले, वो कामयाब वो हो जाएंगे? देखें अब तक की जो सूरत हाल है ना, देखें इनकलाब तो ऐसे होते हैं उसके अंदर फिर सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती। ईरान का इनकलाब आप ले लें, वो इनकलाब बुनियादी तौर पे जो है वो एतदाल पसंदों का इनकलाब था, जो कि खोमैनी साहब ने उसको। जो इनकलाब है इसके अंदर अब तक ऐसे ही लग रहा है कि सिर्फ एक अवामी हुकूमत होगी। अच्छा। और जो भी अवामी हुकूमत बनेगी वो भी बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार होगी अवाम की जानिब से कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो ये अवाम हमें नहीं छोड़ेगी। और ये बिल्कुल मेरे ख्याल में जो मैं रीड कर रहा हूँ और जो हम तज्ज़िया या जो इस हवाले से हमारे उस्ताद हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के मोनी सहमर साहब या जितने भी बड़े लोग हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा लगता है कि ख़त्ते में एक जेन्युइन अवामी हुकूमत आएगी। और क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया है, इस वक्त पुलिस नहीं है, इस वक्त फ़ौज नहीं है मार्केट और कहीं पर, ट्रैफिक के सिस्टम से लेकर मंदिरों की हिफाजत तक और तमाम बड़ी जगहों पे तालिब इल्म मौजूद हैं और आवाम मौजूद है जो कि सिस्टम चला रही है। तालिब इल्म मौजूद है मैदान अमल में। तो नाज़रीन इसी तरह के मज़ीद तबसरे तज्ज़िये से भी आगाह करेंगे। तो बांग्लादेश की सूरत हाल है सन 31 से आज तक वहाँ के अवाम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, तरीके से नज़र भी आ रहे हैं। और हम ये दुआ करते हैं कि ये असरात
पाकिस्तान समेत फैले ताकि अवाम के हकूक़ अवाम को फराहम किए जा सके। आइंदा प्रोग्राम का नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।